9 सितंबर 2025 जब देश में मैसिव एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट ने वायलेंट रूप ले लिया, तब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अपने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रेजिग्नेशन दे दिया है। काठमांडू और अन्य शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ स्लोगन्स लगाते हुए पार्लियामेंट और पीएम ऑफिस को घेर लिया। प्रोटेस्टर्स ने पीएम ओली के बलकॉट में प्राइवेट रेजिडेंस तक को आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। इस विस्फोटक घटना का मूल कारण था सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया बैन। पिछले हफ्ते ओली सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया था। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म्स रजिस्ट्रेशन की शर्तें पूरी नहीं कर रहे और उनका मिसयूज फेक न्यूज, फ्रॉड और हेट स्पीच के लिए हो रहा है। लेकिन आम जनता और खासकर यंग सिटीजन्स ने इसे फ्री स्पीच की स्वतंत्रता पर प्रहार माना। काठमांडू में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट धीरे धीरे हिंसा में बदल गए। प्रोटेस्टर्स ने बार्ब्ड वायर्स तोड़कर पार्लियामेंट को घेरा, पुलिस बूथ्स और गाड़ियों को आग लगाई और एक एम्बुलेंस तक को जला दिया। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहले टीयर गैस और वाटर कैनन्स का सहारा लिया, लेकिन जब भीड़ और तेज हो गई तो रबर बुलेट्स और लाइव फायरिंग तक का प्रयोग करना पड़ा। रॉयटर्स और एएनआई के अनुसार पुलिस की फायरिंग इंडिस्क्रिमिनेट थी, जिसमें 17 लोग काठमांडू में मारे गए और 2 अन्य लोग इटहरी में। सरकार ने तुरंत कैपिटल के सेंसिटिव जोन्स जैसे पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल हाउस और गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट के आसपास कर्फ्यू लगा दिया। काठमांडू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के स्पोक्स पर्सन मुक्तिराम रिजाल ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बैटन्स, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स और जरूरत पड़ने पर लाइव एम्यूनिशन यूज करने की भी अनुमति दी गई है। आर्मी को सड़कों पर उतारा गया और कर्फ्यू को रात 10 बजे तक एनफोर्स किया गया है। सिचुएशन अब इतनी सीरियस हो गई कि काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक को टेम्पोरेरली बंद करना पड़ा। साउथ काठमांडू के चंद्रपुर म्यूनिसिपैलिटी में प्रोटेस्टर्स ने कर्फ्यू तोड़कर पुलिस कार को आग लगा दी और पुलिस ने जवाब में हवा में फायरिंग की। रिपोर्ट्स के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे शहरों तक में हिंसा फैल गई है। ये प्रोटेस्ट्स एक गहरे और लंबे समय से चली आ रही समस्या को दर्शाते हैं। नेपाल के यूथ, मेजॉरिटी जेन जी, अपने भविष्य को लेकर निराश हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.8% बढ़ गया है। इसके साथ ही एक नया ट्रेंड नेपो किड्स वायरल हुआ, जिसमें पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के लैविश लाइफस्टाइल एक्सपोज किए गए। ये डिस्पैरिटी आम नेपाली युवा के लिए और भी कठिन हो गई, जो रोजगार के लिए देश छोड़कर भारत, गल्फ और अन्य देशों में माइग्रेट करने पर मजबूर हैं। नेपाल की जीडीपी का 1/3 हिस्सा बाहर कमाने वाले नेपालीज के पैसों से आता है। इसी बीच एक नेपाली सिटीजन ने रॉयटर्स को ईमेल करके कहा कि प्रोटेस्ट का असली उद्देश्य करप्शन को खत्म करना है। उन्होंने लिखा कि देश के नेता और उनके परिवार शान शौकत में जी रहे हैं, जबकि आम लोग बेरोजगारी और संघर्ष का सामना कर रहे हैं। रेजिग्नेशन के वक्त केपी शर्मा ओली ने कहा कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन के कारण वो प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन से रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर हुए, लेकिन करप्शन के आरोपों का उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि प्रोटेस्ट में सेल्फिश सेंटर्स का इन्फिल्ट्रेशन है। ओली, जो 73 वर्ष के हैं, जुलाई 2024 में अपने चौथे टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन इस दौरान उनकी कैबिनेट में दरार पड़ गई थी। 2 मिनिस्टर्स ने मंडे रात को ही मॉरल ग्राउंड्स पर रेजिग्नेशन दे दिया था। अगले दिन होम मिनिस्टर रमेश, लेखक और एग्रीकल्चर, वाटर और हेल्थ मिनिस्टर्स ने भी अपने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिए। इसने क्लियर कर दिया कि ओली की सरकार अपना लेजिटिमेसी खो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शार्प रिएक्शन सामने आई है। भारत ने कहा कि वो नेपाल की सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और सभी पार्टी से अपील की है कि वो संयम दिखाएं और डायलॉग के माध्यम से सोल्यूशन निकालें। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके, नॉर्वे, जर्मनी और अमेरिका की एम्बेसीज ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके हिंसा पर कंसर्न एक्सप्रेस किया और फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण की बात कही है। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने भी कहा कि वो शॉक्ड है प्रोटेस्टर्स की मौत देखकर और डिमांड किया कि पुलिस के क्रैकडाउन की ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पुलिस द्वारा किए गए लीथल फोर्स के प्रयोग को इंटरनेशनल लॉ का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। नेपाल की पॉलिटिक्स हमेशा से अस्थिर रही है। 2008 में मॉनर्की के एंड के बाद से देश में एक के बाद एक गवर्नमेंट्स बदलती रही हैं। अब तक 14 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स बन चुके हैं, लेकिन इस बार का क्राइसिस अलग है, क्योंकि इस बार प्रोटेस्ट की आग यूथ के लीडरशिप में भड़की है और इसका केंद्रीय मुद्दा करप्शन, बेरोजगारी और पुअर गवर्नेंस पर है। अभी के लिए ओली का रेजिग्नेशन एक शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या नेपाल की राजनीति करप्शन और पुअर गवर्नेंस के चक्रव्यूह से बाहर आ पाएगी और क्या नए प्राइम मिनिस्टर यूथ के एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को एड्रेस कर पाएंगे? इसके ऊपर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हर बड़ी खबर आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।